उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरा नाम अभिनय शर्मा है और मैं 2017 से YouTube पे लगातार पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। और पिछले कुछ दिनों में आपने मुझे देखा होगा कि जो भी एग्जाम सिस्टम में अनफेयरनेस है उसके खिलाफ मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीती भी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो लड़ाई लड़ी गई उसमें बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों द्वारा नीचा दिखाया गया। और अभी ये वक्त वाकई में बहुत क्रूशियल है। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे टीचर्स ग्रुप में अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार रखे और सबने अपना बेस्ट दिया और ये कहा कि अब ये वाली लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं या हम दो लोग लड़ना चाहते हैं। तो हमने उस चीज का वेलकम किया कि ठीक है, अगर ये आप लड़ना चाहते हैं। जैसा कि आपने वीडियोज के अंदर भी सुना होगा कि आदित्य रंजन सर ने ये बोला कि हम आरडब्ल्यू के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हम ये लड़ाई गलत दिशा में चली गई है। जिन लोगों पे हमने भरोसा किया उन्होंने ठीक नहीं किया। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी और सब अपने अपने अंदाज में फिर ये डिसाइड हुआ कि आप लड़ लीजिए। और ग्रुप में ये आया भी था कि 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच की परमिशन रामलीला ग्राउंड में बच्चों को आंदोलन करने की भी मिली है, क्योंकि जिस हिसाब से आपके सामने चीजें आपने देखी हैं कि रिमोट एक्सेस हो रहा है और किस तरीके से सीट्स बेची जा रही हैं। आपने यहां तक सुना होगा कि 90% सीटें अगर बेची जा रही हैं। तो मैं भी आप सबसे पूछना चाहता हूं कि हमारे पढ़ाने की सार्थकता क्या है अगर आपको नौकरी ही ना मिले तो। हमारा उद्देश्य ये नहीं है। अगर ये बात साबित हो जाती है और पूरी तरीके से बाहर निकल के आ जाती है तो मैं सच बता रहा हूं कि मैं उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे पढ़ाने के मायने खत्म हो जाते हैं अगर ऐसा हो रहा है। तो मेरी बाकी और शिक्षकों से भी ये गुजारिश है कि अगर आप ये लड़ाई लड़ रहे थे अपने अंदाज में तो आप इसे कंटिन्यू करिए। हम जिस तरीके से लड़ पाएंगे, जो कर पाएंगे, हम अपना कर रहे हैं। और अगर आपको हमारे किसी भी मोड़ पे किसी भी तरीके के साथ की जरूरत है तो हम तैयार है। मैं तो आज इंतजार भी कर रहा था कि अगर आज वीडियो बनानी पड़ेगी इसके लिए तो जरूर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर इन्हीं हालातों में सीजीएल होता है, जिन हालातों में एसएससी फेज एक्स और स्टेनो का एग्जाम हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि लाखें बच्चों के भविष्य पे ऐसी तैसी हो जानी है। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं अगर इन्हीं हालातों में सीजीएल हो रहा है तो मैं तो चाहूंगा कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और हम आगे खड़े होके, पीछे खड़े होके, बीच में खड़े होके, साइड में खड़े होके, जिस दर भी खड़े होके उस चीज का हिस्सा बनेंगे तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो मैं अलग अलग पर्सनल मैसेजेस पे भी टीचर से गुजारिश कर रहा हूँ, ग्रुप में भी गुजारिश कर रहा हूँ और मैंने यूट्यूब पे भी इसलिए बोला ताकि आप अपने शिक्षकों को जाके बोलें कि क्या हुआ और क्या हो रहा है आगे। व्हाट द नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट प्लान क्या है ये पता चले एटलीस्ट। वरना हमारे आपके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ना ही आपके पढ़ने की कोई सार्थकता है, ना ही हमारे पढ़ने की कोई सार्थकता है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है। हाँ, डेट का मैं इन लोगों को बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मॉक 2 में आप सबका स्वागत है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ही ना हो सच में कि पढ़ाना ही छोड़ना पड़ जाए। उससे बड़ी बात दुर्भाग्य की और कुछ नहीं हो सकती अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि ये तो मान के चलिए कि सरकार और आयोग और एजेंसियां मिल करके आपके भविष्य के साथ कारोबार कर रही हैं और ये एकदम 100% सच बात है। करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि आप सोच नहीं सकते। सब लिप्त है। अभी कुछ मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं कुछ फोटोग्राफ्स आप सबके सामने यहां रखूं और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं, तब आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये लोग आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभी से, अगर 2024 की कट ऑफ हाई गई थी तो इसके पीछे रिमोट एक्सेस एक बहुत बड़ा जो है रीजन था इसके पीछे की कट ऑफ इतनी हाई गई थी। आज इतने पढ़ने लिखने वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आयोग अलग अलग तरीके से, जो मेन प्रॉब्लम है रिमोट एक्सेस होके घर पे एग्जाम का खुल जाना, उस पे तो आपका ध्यान ही नहीं जा पाता। आयोग आपको उलझा देता है नॉर्मलाइजेशन में, आयोग आपको उलझा देता है गलत सवालों में, ताकि आपका सही प्रॉब्लम, सही जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तरफ तो आपकी निगाह ही ना जाए। तो बहुत ही तकलीफ की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सीट खरीद रहे हैं, जो लोग सीट बेच रहे हैं, दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोनों को एक ही
जगह है जो मिलनी चाहिए और वो है जेल। जब तक ऐसा नहीं होगा, लोगों के अंदर डर नहीं बैठेगा, तब तक ये सब चीजें होती रहेंगी। इससे अच्छा तो वो ऑफलाइन वाला दौर था कि कम से कम पेपर लीक इनको होता था, इनकी बहन को होता था, इनकी मौसी की लड़की को होता था। आज तो रिमोट एक्सेस इतने सस्ते पैसों पे बांटा जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बहुत दुख है, मुझे भी ये चीज का बहुत दुख है। और ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी है, और तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि ये सब चीजें ठीक ना हो जाएं। आज आप देखते होंगे कि कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। आप मुझे खुद बताइए कि ग्रुप डी एमटीएस में ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही? क्योंकि इन लोगों ने 15-15 हजार रुपए में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लड़के पकड़ लिए। ये आपको रखना ही नहीं चाहते। अगर आपको रखना नहीं चाहते तो भैया आपने फॉर्म क्यों निकाला था? यूपी की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और क्या यूपी में क्राइम रोकने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं होती होगी? तो क्यों और पुलिस नहीं आ रही है? हर साल लोग रिटायर हो रहे होंगे, बड़े बड़े अधिकारी आपको पता भी चल जाते हैं। आज डीजीपी साहब हटे, नए डीजीपी साहब आए, तो क्या पुलिस वाले रिटायर नहीं हो रहे होंगे? और अगर रिटायर हो रहे हैं तो क्या अब जनसंख्या बढ़ने के साथ पुलिस कम की जरूरत पड़ रही है? नहीं। तो आखिर वो भर्तियां कहां जा रही हैं जो 2-2, 3-3 साल बाद आ रही हैं? आप बताइए मुझे। हम और आप तो ये सोचते हैं कि भर्ती आ नहीं रही। भर्ती की जरूरत तो हर साल पड़ रही होगी। हर साल इनको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की जरूरत पड़ गई होगी। अभी कोई ऐसा एआई तो आया नहीं है जो पुलिस का काम कर ले कि कोई क्राइम करेगा, एआई पकड़ लेगा उसको हाथ कि भैया मत करो ये। तो ये सिस्टम कितना गहरा हो गया है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं, आप नहीं सोच सकते। और जो लोग इसके बचाव में आ रहे हैं, आपने देखा कि जब नीट के एग्जाम पे उंगली उठी तो प्रधान साहब कैसे आके, शिक्षा मंत्री साहब सबसे पहले आके बोले कि कुछ भी नहीं हुआ है, लोग ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। कौन है ये लोग जो आयोगों का बचाव करने आ जा रहे हैं? इन सब की मिली भगत है भाई। ये सब देश के युवा, उनके भविष्य, उनके सपनों को बेच डाला इन लोगों ने। आज हम लाख कहते रहे मोदी जी बहुत अच्छे, मोदी जी बहुत अच्छे, अरे खाक मोदी जी अच्छे। अगर आज बाईजूस बर्बाद हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सीईओ बहुत अच्छा था, उसकी इथिकल वैल्यू बहुत अच्छी थी, लेकिन वो टीम नहीं बना पाया अच्छी। ऐसी अगर एक कंपनी आज बर्बाद होती है तो उसके डायरेक्टर्स जिम्मेदार हैं। अगर एक देश गलत रास्ते पे तो उसके प्रधानमंत्री जिसके हाथ में देश सौंपा गया था वो जिम्मेदार है कि वो क्यों ऐसी टीम नहीं बना पाया था, क्यों उसके कानों तक ये जू नहीं रहेंगी थी। क्या पिछले 11 साल में हम मोदी जी के पास एक बात ये नहीं पहुंचा पाए हैं कि एग्जाम लगातार लीक हो रहे, एग्जाम में भ्रष्टाचार है? उन्होंने चाहा ही नहीं, उन्होंने मनसा दिखाई नहीं कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए यह चीज सोची जाए या खत्म की जाए। आज सोचिए कि एक एक सेंटर पे 250-250 के सेंटर पे 25-25 लोगों का एग्जाम अगर बाहर बैठ के सॉल्वर्स देंगे तो कहां से आपका सिलेक्शन होगा? पढ़ते रहिए आप लाख। आप तो जीके की तैयारी करते हैं ना कि मैं परमार सर के यहां जीके की तैयारी करता हूं, मेरी जीके बहुत अच्छी है। कितना कर पाते हैं? 25 में 70 है ना। यहां तो वो 25 में 25 कर रहा है इंटरनेट देख के। आप कहां कंपीट कर पाएंगे उसके साथ? और वहीं पेपर अगर मुश्किल आ गया तो आपके 25 में 11 और वो 25 में 23-24, क्योंकि उसको तो इंटरनेट से करना है, चैट जीपीटी से पेपर करना है। कैसे आप कंपीट कर पाओगे? क्या फायदा ऐसी तैयारी का? क्यों करें हम ऐसी तैयारी? बताओ आप मुझे। आज हम भी पढ़ाने आते हैं, हमारे मोटिवेशन की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। मुझे तो आज टीचर्स की मोटिवेशन की रील देखनी पड़ रही है पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो मोटिवेशन यही होता था कि बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनकी नौकरी लग जाएगी, कितना अच्छा लगेगा, हमें खुशी मिलेगी। पहले फॉर्म निकाल दो, फॉर्म के बाद घंटों तक, महीनों तक, सालों तक एग्जाम नहीं होता, एग्जाम हो जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अलग तरीके के झोल है, वो भी हो जाए तो आप कह देते हो कि वैकेंसी भर गई है, जैसा आपने ग्रुप डी रेलवे में किया। इतने सारे बच्चे आज शादीशुदा, 2-2 बच्चे, उनको जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है, क्या करे बच्चा? आज मैं ये रिजल्ट देख रहा था कि कितने सारे कोर्ट केस में इतनी सारी भर्तियां उलझी पड़ी हैं। और हमारे लिए क्या ये सौभाग्य की बात है कि हमारी हर भर्ती कोर्ट तक पहुंच जाती है? ये देश के लिए गरिमा का विषय है, ये देश का स्वाभिमान है। बताइए, गलत कह रहा हूं तो? मन करता है कि इनको उखाड़ के फेंक दो यार, इतना बर्बाद कर दिया सब। ऑफलाइन था एग्जाम, ऑनलाइन लेके आएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, ऑनलाइन में करप्शन कम होगा।
रास्ते ढूंढ लिए। अब एक सेंटर वाले को मैं जब पूछता हूं तो वो कहता है कि जी मुझे एग्जाम कराने का 20,000 रुपए भी नहीं मिलता पर डे का, वो भी 7 महीने बाद मिलता है। तो मेरी तो कमाई यही है। उसने कमाई के रास्ते ढूंढ लिए। आप जिस चीज को जितना मुश्किल करोगे वो उसी चीज के कमाई के रास्ते ढूंढ लेगा। आपने बेरोजगारी को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, आपने नौकरी को इतनी बड़ी चीज बना दी कि लोग खरीदने लग गए। और जब नौकरी खरीदनी है तो खुल के बेचिए भैया। फॉर्म भरवाने का नाटक क्यों, एग्जाम करने का नाटक क्यों, खुल के नौकरी बेचिए। फिर हम कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। कमाल की चौकीदारी की साहब ने। मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर यही हाल रहा मोदी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं भी छोड़ दूंगा पढ़ाना। हम बच्चों से भी एग्जाम बॉयकॉट करा देंगे। सबके आधार कार्ड में नाम बेरोजगार लिखा देंगे। सबका टाइटल शर्मा, पांडे, द्विवेदी, वर्मा और जो है गंगवार होगा ही नहीं, अग्रवाल, सबके में होगा बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। और क्या करेगा आदमी? मजबूर कर रहे हो आप। पूरा सिस्टम बर्बाद करके फेंक दिया बदतमीजों ने। सवाल करते फटाफट से, 25 मन बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाने का। मूल राशि और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि 2:3 के अनुपात में है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उस दर पर जमा किया जाता है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मेरा दिल पूरी तरीके से टूट गया है। मैं ऐसी चीजें आपके सामने एज ए प्रूफ दिखाऊं और ये बताऊं कि ऐसा हो रहा है। जो मैं कह रहा हूं ये सब सच है। इस रिमोट एक्सेस ने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। हम ये सोचते थे कि यार इतनी हाई कट ऑफ गई है, इतनी हाई कट ऑफ गई है, इतनी हाई कट ऑफ, शायद बच्चों को और पढ़ने की जरूरत है। और उसके बीच में से आके 2 शिक्षक कह देते थे 120 तो आंख बंद करके आ जाते हैं, तुक्के से आ जाते हैं। अब समझ में आ रहा है कैसे आ जाते हैं। रिमोट एक्सेस करो भाई, रिमोट एक्सेस। आप बताओ, आप उस रिमोट एक्सेस वाले बंदे से कहां कंपीट कर पाओगे? और सोचिए ये हाल तब है नताशा, जब सेंटर पे एक एसएससी का बंदा रहता है, वो पर बच्चा 10,000 में बिक रहा है। ये मैं बिना सबूतों के नहीं बोल रहा। और आप कहते हो एसएससी का बंदा पर बच्चा 10,000 में बिक रहा है। हर आदमी बिक रहा है। साला ईमान बिक गया, प्यार बिक गया एक बेरोजगार का। अब यह एसएससी का बंदा बिक गया, सरकारें बिक गई, आयोग बिक गए। जब सब कुछ बिकना ही था तो बच्चा क्यों तैयारी में आता, वो भी कहीं पैसे कमा के खरीदने की जुगाड़ में लगता। अरे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया सीजीएल का, उसके बाद क्या होगा? जिस वेंडर को इन्होंने दिया है वो क्या हल करेगा, आप मुझे बताइए। वो तो दूसरे नकली लोगों को एग्जाम कराने का ठेका दे रहा है। उसको मतलब नहीं आपका एग्जाम अच्छा हो या नहीं हो, उसको मतलब नहीं आपका माउस काम कर रहा है, कीबोर्ड काम कर रहा है, नहीं। उसका सीधा टारगेट है कि मेरे को तो यहां से 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ पैसा बनाना है, बस उसका टारगेट ही यही है। उसको काम ही ये दिया गया है। ये टेंडर लेने के लिए टेंडर कंप्रोमाइज हुआ है, शर्तें बदली गई हैं। जो शर्तें पहले टेंडर की होती थी उन शर्तों को बदल के, ताकि इस कंपनी को टेंडर दिया जाए। इस कंपनी को टेंडर तो पिछले साल भी मिल जाता, लेकिन इसके फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं थे, तो इसको एक और फाइनेंशियल ईयर दिया गया कि तुम अपने फाइनेंस ठीक कर दो, अगले साल टेंडर तुम्हें देंगे और तुम खेल करना, नंगा नाच करना। और वो कर रहा है। एसएससी को 1 रुपए की शर्म चेयरमैन की आंखों में आपको दिखी हो कि 59,600 बच्चों को इनको री एग्जाम कराना पड़ रहा है, और ये उसके बावजूद भी उस कंपनी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं कि सीजीएल भी इससे कराएंगे। इसका एक ही समाधान है, मैं आपको बता दूं, टीसीएस के भी केवल वही सेंटर ठीक थे जो उनके खुद के थे, क्योंकि उनको डर था कि ये बात हम पे आ जाएगी। जो सेंटर वो भी खरीदते थे ना, उनमें भी तमाम तरीके का झोल था। ऐसा नहीं कि सारे सेंटर बदल गए, बहुत सारे सेंटर तो वही है जो पहले टीसीएस के अंडर काम करते थे, काम मतलब स्कैम करते थे, आज वो एडिक्विटी के अंडर स्कैम कर रहे हैं। तो ये तो एसएससी को देखना था। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज हम उस दौर की बात करते हैं कि हम झट से पकड़ लेंगे कौन गलत कर रहा है। चुनाव आयोग झट से पकड़ लेता है वोट चोरी हुई या नहीं हुई, और यहां एग्जाम चोरी हो जा रहा है
उसको पकड़ने का इनके पास कोई टूल नहीं है। ये नहीं बता सकते कि 2023 में कितने बच्चों का रिमोट एक्सेस बाहर हुआ था। ये नहीं बता सकते कितने बच्चों का रिमोट एक्सेस 2024 में हुआ था जिनको नौकरी मिली है। इनके पास लिस्ट, ये दिखाए कितने बच्चों का हुआ था। टीसीएस कभी ये लिस्ट नहीं देगी। क्यों देगी? क्योंकि उसको पता है उससे उसकी इमेज पर धब्बा पड़ेगा कि इनके सेंटर्स पर रिमोट एक्सेस हुआ था और हुआ है। मैं तो हलफनामे को मांगते हैं ना, ये एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं रोल नंबर्स के साथ। बताओ तुम। चलिए सवाल करते हैं, आराम आराम से करेंगे। मूल राशि और 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि 2:3 के अनुपात में है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उस दर पर जमा किया जाता है जो साधारण ब्याज की दर से 3.5% कम है। आसान सवाल है, पता नहीं आपने देखा होगा या ऐसा नहीं देखा होगा।